हेलो माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर अपने नैनसेट इक्वेशन पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल किए थे और नैनसेट इक्वेशन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अप्लाई किया था और के इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन अपने पढ़ा था। और अपना जो लास्ट टॉपिक था वो सेल विभव और विभवांतर में अंतर था। आज अपने पास जो टॉपिक है वो है अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल का निर्धारण। आपको कोई अननोन सेल दिया गया है और ये पूछा गया है कि इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, उसका विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पर जाइए। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे मेरे को कॉपर के इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना था, तो आपने उसके किसके साथ ऐड किया? हाइड्रोजन के साथ ऐड किया। यानी कि आपने एक ऐसा सेल लिया जिसका विभव जिसका इलेक्ट्रोड विभव पहले से आपको क्या था? ज्ञात था। अब ऐसे ही सिचुएशन ये है, किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल का आप क्या करने जा रहे हो? निर्धारण करने जा रहे हो। तो आप एक ऐसा सेल लीजिए जिसका विभव, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पहले से ही क्या है? पता है। तो हमने ये सोचा कि हम विद्युत रासायनिक सेल का ही यूज कर लेते हैं, उसका विद्युत वाहक बल अपने को पता चल जाएगा। या पता है अपने को, एज ए डेनियल सेल की बात करें तो 1.10 वोल्ट है। लेकिन इसमें कुछ समस्या आई। हमने तो ये सोचा किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए कि हम क्या यूज कर ले? विद्युत रासायनिक सेल को एक मानक सेल की तरह यूज कर ले। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए अपन। किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए आपको एक ऐसा सेल लेना होगा या एक ऐसा मानक सेल लेना होगा जिसका विभव आपको पहले से क्या है? पता है। तो हमने ये सोचा कि हम क्या करें भाई, विद्युत रासायनिक सेल डेनियल सेल को काम में ले लेंगे। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल का जब यूज किया तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई। वो क्या क्या थी प्रॉब्लम? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो विद्युत रासायनिक सेल है वो क्या नहीं देता आपको? स्थिर विद्युत वाहक बल नहीं देता। अब स्थिर विद्युत वाहक बल क्यों नहीं देता? मतलब वो कांस्टेंट वोल्टेज आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा। अब इसका क्या रीजन हुआ कि वो स्थिर विद्युत वाहक बल नहीं दे रहा था आपको? तो उसका रीजन ये है, आपने देखा था कि इलेक्ट्रोडों के निकट सांद्रता में क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। भाई यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन हुआ तो Zn किधर की तरफ जा रहे थे? अंदर की तरफ जा रहे थे विलियन के अंदर, जिससे विलियन के अंदर Zn2+ आयनों की सांद्रता क्या हो रही थी? लगातार बढ़ती जा रही थी। कॉपर का लिया तो कॉपर इस विलियन से ऊपर की तरफ जा रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर रोड पर क्या हो रहे थे? चिपक रहे थे। तो यहाँ सांद्रता में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और यही वजह थी कि विद्युत रासायनिक सेल आपको क्या नहीं देगा? स्थिर विद्युत वाहक बल नहीं देगा। दूसरी बात, ये रिप्रोड्यूसिबल विभव नहीं देता। रिप्रोड्यूसिबल विभव नहीं देता। रिप्रोड्यूसिबल विभव यानी कि पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये सेल क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमण का मतलब ये हो गया कि इसमें जितना भी केमिकल भरा हुआ था तो रिएक्शन किधर हो रही है? केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर हो रही है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि अग्र अभिक्रिया हो रही है। तो धीरे धीरे इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो 2 रीजन तो ये हो गए। तीसरा रीजन ये है कि इसके ताप गुणांक का मान ज़्यादा होता है। क्या होता है? इसके ताप गुणांक का मान ज़्यादा होता है। इसके ताप गुणांक का मान ज़्यादा होता है। अब ताप गुणांक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेल है और उस सेल के अंदर आप कुछ केमिकल भरा हुआ है, तो आपने जैसे मान लो कि 100 मोल भरे हैं केमिकल के, तो वो आपको एनर्जी कितनी दे रहा है? वो आपको एनर्जी 40% दे रहा है, 50% दे रहा है, 60% दे रहा है। तो बाकी का पार्ट कहाँ जा रहा है? बाकी का पार्ट खर्च हो रहा है, उसी का नाम क्या है? ताप गुणांक है। तो ये तीनों प्रॉब्लम आपके पास हुई। विद्युत रासायनिक सेल का यूज आप नहीं कर पाए। कब? जब हमें किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल का क्या करना था? डिटर्मिनेशन करना था। क्या नहीं देता? विद्युत रासायनिक सेल में क्या क्या प्रॉब्लम आई? एक तो ये स्थिर विद्युत वाहक बल नहीं देता क्योंकि इलेक्ट्रोडों के निकट सांद्रता में लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। दूसरा क्या है? ये रिप्रोड्यूसिबल विद्युत वाहक बल नहीं देता क्योंकि इसमें होने वाली अभिक्रिया कैसी है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आपको कैसी अभिक्रिया की जरूरत थी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जरूरत थी। और इसके ताप गुणांक का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। ताप गुणांक का मान ज़्यादा होने से क्या होगा भाई? केमिकल जितना भरा हुआ था उतनी एनर्जी आपको नहीं मिल रही, काफ़ी कुछ अंदर ही खर्च हो रहा है। तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई दूसरा मानक, कोई दूसरा सेल काम में लेंगे अपन। और उस सेल में क्या होनी चाहिए? ये तीनों खास बात होनी चाहिए कि वो हमें क्या करे?
स्थिर विद्युत वाहक बल दे, उसके इलेक्ट्रोडों के निकट सांद्रता में क्या नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, वो रिप्रोड्यूसिबल विद्युत वाहक बल दे, और उसमें इसका मतलब उसमें होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, वो कैसी होनी चाहिए, उत्क्रमणीय होनी चाहिए, और उसके ताप गुणांक का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसके लिए जो सेल आप काम में लेते हो वो सेल क्या है, मानक वेस्टर्न सेल। कौन सा सेल है, मानक वेस्टर्न सेल है। क्लियर। अब मानक वेस्टर्न सेल के इलेक्ट्रोड विभव का, मानक वेस्टर्न सेल के सेल विभव तो हमें पहले से ही दिया हुआ है, हमें पता है वो कितना होता है, 1.0183 वोल्ट होता है। मानक वेस्टर्न सेल के सेल विभव की वैल्यू कितनी है, 1.0183 वोल्ट है। और इसकी खास बात क्या है मानक वेस्टर्न सेल की, मानक वेस्टर्न सेल की बात यह है कि ये स्थिर विद्युत वाहक बल देगा, इलेक्ट्रोडों के निकट सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये रिप्रोड्यूसिबल विद्युत वाहक बल देगा, क्योंकि इसमें होने वाली जो रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, वो कैसी है, उत्क्रमणीय है। और इसके ताप गुणांक का मान क्या होता है, कम होता है। इसके ताप गुणांक का मान कितना होता है, -0.00005 वोल्ट के आसपास होता है। क्लियर। तो आपसे मैं पूछूं कि किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए विद्युत रासायनिक सेल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, तो आप मेरे को क्या कहोगे, क्योंकि वो स्थिर विद्युत वाहक बल नहीं देता, क्योंकि इलेक्ट्रोडों के निकट सांद्रता में क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। वो रिप्रोड्यूसिबल विद्युत वाहक बल नहीं देता, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और उसके ताप गुणांक का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। मैं आपसे ये सवाल पूछूं, किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस मानक सेल का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा है वो मानक सेल, मानक वेस्टर्न सेल है। मैं आपको ये कहूं, किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए मानक वेस्टर्न सेल का ही उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि मानक वेस्टर्न सेल स्थिर विद्युत वाहक बल देता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोडों के निकट सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये रिप्रोड्यूसिबल विद्युत वाहक बल देता है, क्योंकि इसमें होने वाली जो अभिक्रिया है वो कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और इसके ताप गुणांक का मान क्या होता है, कम होता है। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि मानक वेस्टर्न सेल की क्या क्या विशेषता है, तो भी आपको क्या करना है, इन तीन के बारे में ही बतानी है। स्थिर विद्युत वाहक बल देगा, रिप्रोड्यूसिबल विद्युत वाहक बल देगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन है कैसी है, रिवर्सिबल है, और इसके ताप गुणांक का मान भी क्या होता है, कम होता है। हमें अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए एक मानक सेल की जरूरत थी, जिसका विभव हमें पहले से ही पता हो, तो कौन सा सेल है वो, मानक वेस्टर्न सेल है। और मानक वेस्टर्न सेल के सेल विभव की वैल्यू कितनी है, 1.0183 वोल्ट है। ये तीन इसकी विशेषताएं, आई थिंक यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब पहले क्या पढ़ेंगे अपन, मानक वेस्टर्न सेल के बारे में पढ़ेंगे और मानक वेस्टर्न सेल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ये जो अपनी हेडिंग का जो टॉपिक है वो भी मानक वेस्टर्न सेल के बाद में शुरू होगा। क्लियर। देखिए मानक वेस्टर्न सेल की बात करें तो मानक वेस्टर्न सेल क्या होता है, एच आकृति का बना हुआ होता है। कैसा होता है ये, एच आकृति का बना हुआ सेल होता है, और जिसके ट्यूब के बॉटम पर प्लेटिनम वायर फ्यूज किया हुआ है, प्लेटिनम तार को जोड़ा हुआ है। देखिए इस सेल को मैंने नेट पे भी चेक किया है और अपनी बुक में भी दे रखा है। इसका इधर वाला पार्ट है वो क्या होगा, एनोड। हालांकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एनोड को डायग्राम बनाते टाइम पर एनोड को किधर बनाना है, लेफ्ट साइड में ही बनाना है। बुक में भी यही दिया हुआ है कि इसका जो एनोड होता है वो किधर होता है, राइट साइड के अंदर है। और मैं नेट पर भी चेक कर चुका हूँ, किधर मिलेगा आपको, ये राइट साइड के अंदर मिलेगा। एनोड की फॉर्म के लिए इसको एनोड के रूप में क्या लिया जाता है, कैडमियम अमलगम को लिया जाता है बॉटम। यानी कि आपके पास जो राइट ट्यूब है, राइट ट्यूब के बॉटम में क्या लिया गया है, कैडमियम अमलगम लिया गया है। कैडमियम अमलगम के ऊपर क्या भरा गया है, यहाँ पे कैडमियम अमलगम के ऊपर जस्ट CdSO4.8/3S2 विलियन भरा गया है। इसके जस्ट ऊपर बात करें तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्यूब, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्यूब में क्या भरा गया है, CdSO4 का हाइपर सेचुरेटेड विलियन भरा गया है, यानी कि अति संतृप्त विलियन भरा गया है। क्लियर। और लेफ्ट नलिका जो बॉटम है उसमें नीचे नीचे क्या रहेगा,
Hg रहेगी। इसके जस्ट ऊपर क्या भरा गया है, Hg2SO4 का विलयन भरा गया है। इसके ऊपर क्या भरा गया है, CdSO4.8/3H2O भरा गया है। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्यूब के अंदर क्या भरा गया है, CdSO4 का हाइपर सेचुरेटेड विलियन यानी कि अति संतृप्त विलियन भरा गया है। क्लियर। अब देखिए ये जो पार्ट है इसका क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। ये इसकी बनावट है। क्या क्या बताया आपने कि आपके पास जो मानक वेस्टर्न सेल है उसकी जो फीचर्स है, विशेषताएं हैं, उनके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। मानक वेस्टर्न सेल एक एच आकृति का बना हुआ उपकरण है और इसके जो दोनों नली है, दोनों जो ट्यूब है, उनके बॉटम के अंदर प्लेटिनम तार फ्यूज किए गए हैं। इसका जो राइट ट्यूब किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी। और राइट ट्यूब के बॉटम के अंदर कैडमियम अमलगम, इससे जस्ट ऊपर आपने क्या फिल किया है, CdSO4.8/3H2O। और सबसे ऊपर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्यूब में क्या भरा गया है, CdSO4 का अति संतृप्त विलियन। लेफ्ट ट्यूब के बॉटम के अंदर आपने क्या भरा है, मरकरी भरी है। उससे जस्ट ऊपर Hg2SO4, उससे ऊपर CdSO4.8/3H2O और इससे ऊपर क्या भरा है, CdSO4 का अति संतृप्त विलियन भरा गया है। क्लियर। तो ये इसकी क्या होगी, बनावट। अब इसकी सेल रिएक्शन की बात करते हैं। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन। तो ध्यान देना। देखो भले ही एनोड को आपने किधर बनाया था, इसके अंदर राइट साइड के अंदर बनाया था, जैसा बुक में दिया हुआ है, नेट पर भी यही दिया हुआ है। एनोड पर आप लोग जानते हो कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाली है। क्लियर। तो एनोड किसका बना हुआ था, आपके पास कैडमियम का बना हुआ था। तो कैडमियम का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आपके पास एक क्या बनेगा, Cd2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, कैथोड की बात करें। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन के लिए क्या यूज करोगे आप, Hg2SO4 काम में आएगा आपके पास यहाँ पे। और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ध्यान देना इधर, इसको यदि मैं ब्रेक करके देखूं तो मेरे पास क्या है, 2Hg+ और ये SO4 के ऊपर 2- है। यानी कि एक मरकरी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी और सेकंड मरकरी दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। तो आपके पास ये क्या बनेगा, 2Hg लिक्विड प्लस SO4 के ऊपर 2-। क्लियर। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन की यदि बात करें अपन, ओवरऑल सेल रिएक्शन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा आपके पास, Cd सॉलिड प्लस Hg2SO4 कन्वर्ट इनटू Cd2+ एक्वस प्लस 2Hg लिक्विड प्लस SO4 के ऊपर 2- एक्वस और ये एक्वस। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास मानक वेस्टर्न सेल। क्या पढ़ रहे थे अपन, अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल का निर्धारण करना है अपने को। तो उसके लिए हमें एक ऐसे सेल की जरूरत थी जिसका विभव हमें पहले से ही पता हो। तो हमने सोचा कि विद्युत रासायनिक सेल को यूज कर ले, लेकिन उसमें कुछ क्या आ गई, आपके पास डिफेक्ट आ गए। उन डिफेक्ट को कौन सा सेल दूर करता है, मानक वेस्टर्न सेल। तो मानक वेस्टर्न सेल की यहाँ पर अपन ने स्टडी कर ली कि मानक वेस्टर्न सेल क्या होता है। अब ध्यान दीजिए आप, अब अपन क्या करेंगे, अपना जो रियल टॉपिक था उसी टॉपिक पर आते हैं कि किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल का निर्धारण कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, इसके लिए जो उपकरण आप काम में लोगे वो उपकरण क्या है, विभव मापी है। क्या है, विभव मापी। आपसे कोई पूछे कि अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल के निर्धारण के लिए किस उपकरण का काम में लिया जाता है, कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, विभव मापी उपकरण काम में लिया जाता है। दूसरी बात, और यहाँ पे आप मानक सेल कौन सा काम में लोगे, मानक सेल अपन काम में लेंगे वो कौन सा है, मानक वेस्टर्न सेल काम में लेंगे। कौन सा सेल काम में लेंगे, मानक वेस्टर्न सेल। थर्ड बात, सिद्धांत क्या रहेगा आपका, हमारा जो सिद्धांत है इसके अंदर वो क्या है, पोंगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत, पोंगेनडोर्फ कंपनसेशन थ्योरी काम में लेंगे। और एक सेल और काम में लेना पड़ेगा आपको, वो सेल क्या है, वो सेल है सीसा संचायक सेल। वो कौन सा है, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल
और ये C। और एक आपके पास क्या है, अज्ञात सेल है, उस अज्ञात सेल का आपको क्या करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। अब ये पोंगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत क्या होते हैं, हालांकि ये फिजिक्स के अंदर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी अपन इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 4 मेन पॉइंट है किसी अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल के निर्धारण के लिए। उपकरण कौन सा, विभव मापी। मानक सेल कौन सा, मानक वेस्टर्न सेल, जिसके फीचर्स की अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सिद्धांत कौन सा काम है, सिद्धांत कौन सा काम करेगा यहाँ पे, पोंगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत। और सेल क्या है, सीसा संचायक सेल है। तो अब इसके लिए विभव मापी उपकरण को अपन डिजाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, ध्यान देना इधर, ये AB 1 मीटर लंबा तार है, इसे समझ लीजिए आप, जो किसी मीटर स्केल पर खिंचा हुआ है। और ये तार किसका बना हुआ है, ये PTIR का बना हुआ है, PTIR एलॉय का बना हुआ है, PTIR मिश्र धातु का बना हुआ है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, एक समान है। मतलब जो की रगड़ से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इसके साथ आपने क्या अटैच किया है, एक सीसा संचायक सेल C को ऐड किया है। क्लियर। और AB 1 मीटर लंबा तार है, जो कहाँ पर खींचा गया है, विच इज स्ट्रेच ऑन ए मीटर स्केल, एक मीटर स्केल पर ये खींचा गया है। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 4 3 2 और ये 1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर। अब ध्यान देना इधर, या आप ऐसे मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर लंबा तार है, जो भी अपने लिए सूटेबल रहे वही है। अब देखिए सपोज एक बार मैं से मान के चल रहा हूं कि मेरे पास ये जो सीसा संचायक सेल है, इसका वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट है। इस सीसा संचायक सेल का 10 वोल्ट इस AB तार पर समान रूप से विभवपात करेगा। विभवपात करने का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ आऊँ तो मेरे को 1 सेंटीमीटर तक मैं बात, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबा तार है ये, तो 1 सेंटीमीटर तक आपको कितना वोल्ट मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। यदि आप 2 तक पहुँचोगे तो आपको कितना वोल्ट मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेगा। आप 3 तक पहुँचोगे तो कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। यानी कि मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ तक कितना वोल्ट पड़ा होगा, इसका 6 वोल्ट मिलेगा आपको यहाँ तक। क्लियर। माना कि इस सीसा संचायक सेल का जो वोल्ट है वो कितना है, 10 वोल्ट है। तो इस सीसा संचायक सेल इस AB तार पर समान रूप से क्या करेगा, विभवपात करेगा। यानी कि आप ऐसा कहो कि यहाँ तक कितना पड़ेगा इसका वोल्ट, 6 वोल्ट पड़ेगा। यहाँ तक कितना वोल्ट पड़ेगा, 6 7 8 वोल्ट पड़ेगा। यानी कि इस AB तार को यहाँ से यहाँ तक देखूं मैं, तो यहाँ तक इसका कितना वोल्ट पड़ा होगा, इस वायर के ऊपर 10 वोल्ट पड़ा होगा। क्लियर। अब देखो पोंगेंडोर्फ कंपनसेशन थ्योरी, पोंगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत की अपन बात करें तो इस सीसा संचायक सेल के विरुद्ध हमने वो सेल ऐड किया है जिसके विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है, और वो कौन सा है, EX है। क्लियर। और इस सेल का जो संबंध है वो आपने किससे कर दिया है, सर्पी वलय से होते हुए गैल्वेनोमीटर के साथ कर दिया है। क्लियर। अब EX सेल इस सीसा संचायक सेल का क्या करेगा, विरोध करेगा। एक बार जैसे मैं ऐसा कह रहा हूं कि सपोज करो कि इसका जो वोल्ट है वो कितना होता होगा, 5 वोल्ट होता होगा। मान के चल रहे हैं अपन कि हमारे, एक बार ऐसे एज्यूम कर रहे हैं अपन कि माना कि इस अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 5 वोल्ट है। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्पी वलय को, इस जोकी को इस AB तार पर घुमाऊंगा। तो कभी तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इस तरफ आएगा, कभी आगे की तरफ आएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर विक्षेप क्या हो जाएगा, इसके अंदर नल डेविएशन आएगा, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी। शून्य विक्षेप की स्थिति कब आएगी, जब ये आप जोकी को इस पर घुमाते घुमाते कहां पर आ जाओगे, 5 वोल्ट पे आ जाओगे। कहां पे आ जाओगे, 5 वोल्ट पे आ जाओगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, इज दैट क्लियर। क्या कह रहा हूं मैं, ये दोनों सेल एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और यही क्या है, आपका पोंगेंडोर्फ संपूरक सिद्धांत है। इस सर्पी वलय को आप क्या करोगे, इस तार पर घुमाओगे।
हाँ, सीसा संचायक सेल के बारे में आप ये कह चुके हो कि यहाँ तक कितना वोल्ट पड़ेगा, इसका 5 वोल्ट पड़ा होगा इस 5 सेंटीमीटर तक। क्लियर। अब क्या करूंगा मैं, इस AB तार, इस जो कि को इस AB तार पे घुमाऊंगा, तो कभी तो विक्षेप इधर आएगा, कभी विक्षेप आगे की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 5 वोल्ट पर आओगे तो इस सेल का विभव और इस सेल का विभव दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपके गैल्वेनोमीटर के अंदर जो विक्षेप आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर अपन एक काम करते हैं कि हमें इसके वोल्ट का पता नहीं है, हमें इसके वोल्ट का पता नहीं है, और माना कि इस जॉकी को AB तार पर घुमाने पर इस L1 लंबाई पर विक्षेप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ये 0 क्यों आया होगा, क्योंकि इस दौरान सीसा संचायक सेल का विभव इस AB तार पर इस लेंथ तक जितना विभव पड़ा है उतना विभव ही कौन से सेल का है, नीचे वाले सेल का है, EX सेल का है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि EX सेल का जो विभव है वो किसके समानुपाती है, L1 लेंथ के समानुपाती है। और इस L1 लेंथ को अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3, 6 जितना भी आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस EX सेल को अपन इस सर्किट से हटाएंगे और हटा करके क्या करेंगे, मानक वेस्टर्न सेल को ऐड कर देंगे इसकी। किसको ऐड कर देंगे, मानक वेस्टर्न सेल को। और जैसे ही मानक वेस्टर्न सेल को आप ऐड करोगे तो यही सिचुएशन आप किसके लिए निकालोगे, मानक वेस्टर्न सेल के निकालोगे। अब सर्किट के अंदर कौन सा सेल आ चुका है, ES सेल आ चुका है। तो ये ES सेल के लिए भी अपन क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में सीसा संचायक सेल और जो ES सेल है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति कब आएगी, जब आप इस तार को घुमाते घुमाते उस जगह पर आओगे जहां पर इसका वोल्टेज और इस मानक वेस्टर्न सेल का वोल्टेज क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा। माना कि इसके लिए जो लेंथ है वो कितनी है, L2 लेंथ है। कितनी है, L2 लेंथ है। यानी कि मानक वेस्टर्न सेल ES समानुपाती L2, यानी कि मानक वेस्टर्न सेल का विभव L2 लंबाई के समानुपाती होगा। और आपका जो अज्ञात सेल है उस अज्ञात सेल का विभव L1 लंबाई के समानुपाती होगा। क्या क्या किया था आपने, आपके पास एक AB 1 मीटर या 10 सेंटीमीटर लंबा तार था और आपने क्या किया, उसको मीटर स्केल के ऊपर स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया। इसके साथ क्या ऐड किया, एक सीसा संचायक सेल ऐड किया। इस सीसा संचायक सेल का विभव इस AB तार पर समान रूप से विभवपात करेगा। विभवपात करने का मतलब आप 3 सेंटीमीटर तक या आओगे तो कितना पड़ेगा, ये 3 वोल्ट ही पड़ेगा। और यहाँ तक आओगे तो देखो 6, 7, 8 वोल्ट पड़ेगा। यहाँ तक आओगे तो पूरा 10 वोल्ट पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, EX सेल लिया, वह सेल जिसके विभव की वैल्यू हमें क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। उसको सर्किट में लेकर गैल्वेनोमीटर से शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की। वो कहाँ आएगी, जब इस सेल का विभव और इस सेल का विभव दोनों क्या हो जाएंगे, समान। माना कि वो लंबाई कितनी है, EX समानुपाती L1 है। फिर आपने क्या किया, इसको सर्किट से बाहर कर दिया और ES मानक वेस्टर्न सेल लिया सर्किट के अंदर और मानक वेस्टर्न सेल के लिए भी वो लंबाई प्राप्त की जहां गैल्वेनोमीटर के अंदर शून्य विक्षेप की स्थिति आ रही है। यानी कि वो L2 वो लंबाई है जहां C सेल का विभव और ES सेल का विभव दोनों क्या हो गए, समान है। वो लंबाई कितनी थी, ES समानुपाती L2, EX के लिए कितनी है, EX समानुपाती L1। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूं, EX अपॉन ES इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्लियर। अब देखो L1 आपको पहले से पता है, जो भी 4-5 सेंटीमीटर आपके पास आई है। L2 भी आपको पता है, जो भी लेंथ आपके पास आई है। ES को आप पहले से ही जानते हो, ES की वैल्यू कितनी है, 1.0183 वोल्ट। इट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। ये मानक वेस्टर्न सेल का विभव है जो हमें पहले से ही क्या है, पता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास EX इज इक्वल टू ES डॉट L1 अपॉन L2। देखो ये वैल्यू आपको पता है 1.0183 वोल्ट। ये मीटर स्केल से आपने निकाल ली है, ये भी मीटर स्केल से आपने निकाल ली है। और इस तरह से इसका मतलब ये हो गया कि तीनों वैल्यू आपको पता चल गई है। तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, EX को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो।
तो ये आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल का निर्धारण। इज दैट क्लियर?